हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर में काम करती है। दारू बेचने का काम करती है। कंपनी क्लेम करती है कि हम जो दारू है वो बाहर की जो फॉरेन ब्रांडेड है उनको यहाँ पर इंडिया के अंदर में बेचते हैं और जो है वहीं पे पैकेजिंग करके मतलब इंडिया के बाहर ही जो दारू की जो बोतल्स हैं वो पैक होके इंडिया के अंदर में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके फिर बेचते हैं यहाँ पर अलग अलग मार्केट्स के अंदर में। कंपनी का जो नाम है वो है मोनिका अल्कोबेव और इसका जो आईपीओ है वो 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में खुलने वाला है और यहाँ पर 286 का इन्होंने अपर बैंड प्राइस का सेट किया है जिस पर आईपीओ की फाइल लगानी है अगर आपको पसंद आती है कंपनी। 400 का यहाँ पे लॉट साइज है और यहाँ पर कंपनी जितना पैसा उठा रही है उसमें से लगभग 28 करोड़ रुपीस के आसपास में प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं। जो टोटल पैसे 153 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं उसमें से 28 प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं, बाकी 125 प्लस 12 करोड़ दिस, सो 137 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में जा रही है। राइट, तो इट्स बेसिक फ्रेश इश्यू कम ऑफर फॉर सेल दोनों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कॉम्बो। कंपनी यहाँ पर आराम से अगर जो इसको वैल्यू का अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर 613 करोड़ की वैल्यू लगाई गई है। और ये कंपनी अगर हम लोग इक्विटी कैपिटल को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रही है 21 करोड़ की इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल ये नंबर ऑफ शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स को अगर हम लोग फेस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट्स इक्विटी वैल्यू। तो इक्विटी कैपिटल जो कंपनी का नज़र आ रहा है वो 21 करोड़ के आसपास में नज़र आ रहा है। तो 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में अगर किसी भी कंपनी का इक्विटी कैपिटल होता है तो वो एसएमई कैटेगरी के अंदर में आईपीओ ला सकते हैं। 25 करोड़ से ऊपर का अगर इक्विटी कैपिटल होता है तो वो मेन बोर्ड ही ला सकती है। सो 10 से 25 के बीच में है, सो दे आर एलिजिबल फॉर बोथ काइंड ऑफ आईपीओ। अगर वो मेन बोर्ड में लाना चाहे तो मेन बोर्ड में भी ला सकते हैं और एसएमई में लाना चाहे तो एसएमई भी ला सकते हैं। अगर 10 करोड़ से ऊपर का इक्विटी कैपिटल है तो वो मेन बोर्ड का भी एलिजिबल होते हैं। तो ये आराम से लेके आ सकते हैं। अगर बोनस शेयर्स और जारी कर देते या फिर इक्विटी 21 करोड़ के आसपास में भी साथ में भी लेके आ सकते थे। So they chose this SME category route than this main board IPO route. नेक्स्ट, अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 80% मालिकाना हक है। बिफोर द आईपीओ था और 62% आफ्टर द आईपीओ मालिकाना हक रह जाएगा प्रमोटर्स का यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे 613 करोड़, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे वैल्यू लगाई जा रही है बाय द वे। एंड नेक्स्ट, कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, कंपनी का कौन आईपीओ लेके आ रहे हैं, उनके पास का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसको कंपनी का आज के दिन जो आरएचपी में जो डिटेल्स दी हुई है उनको थोड़ा सा नज़र डाल के फिर फाइनल जो चीज़ है उस पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि 1 सेकेंड, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो यहाँ पर जो मेन जो कंपनी के जो शेयर्स बेच रहे हैं प्रमोटर्स उनका देवन महेंद्र कुमार शाह और रतन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं। दैट शोज कि कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं, शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं। दैट मीन्स जिनके पास में पहले जिनके पास में कंपनी के शेयर जिन्होंने खरीद के रखे हुए थे वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं, ना कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं। और जो ये बेच रहे हैं अपना स्टेक इन्होंने 137 के प्राइस के ऊपर में खरीदा हुआ है और आज किस प्राइस पे ये बेच रहे हैं, दैट इज दिस वन, व्हाट इज दिस प्राइस 286। सो लगभग डबल से भी ज़्यादा के प्राइस पे बेच रहे हैं खरीदे हुए प्राइस के मुकाबले। नेक्स्ट, कंपनी जो पैसे उठा रही है उसमें से 100 करोड़ रुपए तो जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर जाने वाले हैं, जो कि रोजमर्रा कंपनी का काम चलता है उसमें जाने वाले हैं। बाकी 11 करोड़ रुपए कंपनी अपना लोन भी चुकाने की कोशिश करने वाली है। अब ध्यान रखिए कि जो एसएमई कैटेगरी से जो आईपीओ से पैसा उठता है उसका लोन जो होता है वो बैंक का जो लोन है वही चुकाया जा सकता है, ना कि प्रमोटर्स ने जो कंपनी को लोन दिया है वो चुकाया जा सकता है। प्रमोटर्स का नहीं चुकता, बैंक्स का ही चुकता है। आज के दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये ओके, सॉरी, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी को जो आज के दिन प्रमोटर्स चला रहे हैं उनका नाम है भीमजी नानजी पटेल और कुणाल भीमजी पटेल। सो ये कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं और ये अपना स्टेक यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं। और यहाँ पर बाकी सारे काफ़ी और भी लोग हैं जो कि यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं, जैसे यहाँ पे देवेंद्र महेंद्र कुमार रेतन एस्टेट। तो इनके पास में जैसे देवेंद्र के पास में 10 लाख शेयर्स थे और यहाँ पर आईपीओ के थ्रू ये लगभग 10 लाख में से कितना बेच रहे हैं, 5 लाख, मतलब आधा बेच दे रहे हैं। और रेतान वाला भी जो है 4.5 के आसपास में बेच दे रहा है जिनके पास में। सो आधे शेयर्स अपने बेच रहे हैं, आधे इनके अपने पास में रख रहे हैं और वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी लगाई है इन्होंने। सो प्रमोटर्स नहीं बेच रहे, शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के ऊपर में केसेस वगैरह कुछ खास नहीं देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पर कंपनी पे कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी भी देखने को नहीं मिल रही है। एंड यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा लोन यहाँ पर दे रखा है। इसी साल इन्होंने 38 करोड़ रुपए लोन पे दिए थे, 35 करोड़ रुपए कंपनी ने वापस पे कर दिए और बाकी 67 लाख रुपीज़ ये कंपनी से एज ए सैलरी भी उठा रहे हैं। सो
सैलरी भी अच्छी खासी उठा रहे हैं, दैट्स फाइन। अब क्योंकि बेवरेजेस में है 1600 करोड़ की वैल्यू लग रही है, 60 लाख की सैलरी साल की, नॉट ए बिग डील, राइट। नेक्स्ट, कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है उसके अंदर में अच्छा खासा जो पोर्शन है, कंपनी अपनी ही सब्सिडरी को भी माल बेचने का काम करती है। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन सब्सिडरी नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब दूसरी जो कंपनियां हैं, जो कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन या फिर जो अपर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनका दूसरी कंपनियों में भी मैनेजमेंट में हाथ है, तो वो उस कंपनी के थ्रू इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा जो है सेल हो रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्लोबल बेवरेजेस ग्रुप एलएलपी 31 करोड़ की सेल पिछले साल की है, और उससे पिछले साल 32 करोड़ की सेल तो इन्होंने ग्रुप कंपनीज को ही की है। और इन्फिनिटी ग्लोबल सप्लाई चेन लिमिटेड को भी यहाँ पर अच्छी खासी सेल हुई हुई दिख रही है, राइट। माल खरीदा भी है, बेचा भी है। सो यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल कंपनीज को खरीदना बेचना यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो भी ग्रुप कंपनीज का, सॉरी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाले कंपनी की जो शुरुआत है इस पर्टिकुलरली, तो इसकी 2015 में हुई थी एज ए पार्टनरशिप फर्म। उसको पार्टनरशिप फर्म को फिर 2022 में कन्वर्ट कर दिया गया, बिकॉज पब्लिक से पैसे उठाने तो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू तो उठा नहीं सकते, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखने में 2015 में कंपनी की शुरुआत हुई, फिर इन्होंने 2022 में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया मोनिका एल्को बेवरेज लिमिटेड के अंदर में। फिर इनके 2023 के अंदर में 100 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच जाता है, फिर 150 करोड़ का पहुंच जाता है, फिर 200 करोड़ का पहुंच जाता है। 2015 से 2022 तक, 2023 तक ये 100 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में पहुंचे हैं, फिर अचानक 200 करोड़ में 2 साल में ही पहुंच गए हैं। दैट्स ग्रेट, हाउ हाउ कूल, वाओ, कैसे पहुंच गए? क्योंकि एक ग्रोथ का एक ट्रेजेक्ट्री होता है, वो ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखने में कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई एसोसिएट कंपनी कुछ भी नहीं है। कुणाल भीमजी पटेल जी यहाँ पे 33 साल के ही हैं, तो 33 ईयर्स ओल्ड ओनली, और 600 करोड़ की कंपनी के अंदर में यहाँ पर आज के दिन जो बन के बैठे हुए हैं, क्या बन के बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं। 91 ईयर्स की, 91 के अंदर में इनका बोर्न है, तो कुछ खास एक्सपीरियंस इनके पास में नहीं है, बट दे एज पर दिस डिटेल्स और हियर इन दिस डॉक्यूमेंट कि ये जब से कंपनी जो प्रॉपर पार्टनरशिप फॉर्म बनी हुई थी, पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत से ये जुड़े हुए हैं। भीमजी नानजी पटेल, ये शुरुआत काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है, 55 साल की एज हो गई है आज के दिन, और काफ़ी, राइट, अभी काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं कंपनी को। इनके दूसरी कंपनीज हैं उनके अंदर में भी इनकी डायरेक्टरशिप अच्छी खासी होल्ड करते हैं आज के दिन, राइट। अब भीमजी नानजी पटेल का तो समझ में आता है, बट कुणाल भीमजी पटेल हैं ये, इनके बारे में आप लोग डिग्री कहाँ से क्या किया हुआ इन्होंने, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। नेक्स्ट, जो सैलरी ले रहे हैं 65, सॉरी, 6.5 लाख रुपए महीने की सैलरी आज के दिन कुणाल भीमजी और भीमजी नानजी पटेल दोनों 6.5 लाख की ले रहे हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर इनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, बट दारू के बिजनेस में तो क्या दिक्कत है, उड़ाओ। नेक्स्ट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कंपनी जो लोगो जो नाम यूज़ करती है वो सारे आज के दिन डिफरेंट क्लासेस के अंदर में रजिस्टर्ड हैं, दैट्स नाइस। एंड जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है फॉर द बिजनेस पर्पसेस, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे गेस्ट हाउस है वो ओन्ड है, जैसे यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है वो ओन्ड है, बट यहाँ पर जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो काफ़ी सारे रेंट के ऊपर में देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली एक गेस्ट हाउस है वो ओन्ड है, और बाकी सब कुछ जो है वो लीज पर ही है, रेंट के ऊपर में ही देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट टर्म लीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2025 तक का लीज है, 2026 तक का लीज है, 2026 तक का, सो साल 2 साल और हाईएस्ट यहाँ पे 5 साल तक का लीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो लॉन्ग टर्म लीज यहाँ पर कंपनी ने नहीं ले रखे हैं, ब्रांचेस जो दिखा रखे हैं उनके भी। नेक्स्ट, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें तो टोटल 196 एम्प्लॉयज़ काम करें, जिसमें से सेल्स में ही नॉर्मली 100 लोग काम कर रहे हैं, बाकी लॉजिस्टिक्स में, मार्केटिंग में, एडमिन डिपार्टमेंट में। सो बिकॉज कंपनी दारू बेचती है वो भी बाहर की ब्रांड्स को बेचती है, राइट, इंडिया के अंदर में, तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, तो सेल्स भी ध्यान देना है, बस स्टॉक आ गया बाहर से, उसको बेचो बेचो, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, बेचते हैं। और इनका आज के दिन काफ़ी, जो इंडिया के 20 स्टेट्स के अंदर में आज के दिन प्रेजेंस देखने को मिल रही है, और नेपाल में भी प्रेजेंस इनकी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, कंपनी का यहाँ पे जो जितना भी माल उठ रहा है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल्स के थ्रू उठता है, कई बार होरेका जो जिसको बोलते हैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, राइट, तो वो जितने भी होरेका के अंदर में, हर होरेका का मतलब होता है जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे HORECA, इनका होटल, एच से होटल है, बाद में अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग होता है, आर का रेस्टोरेंट है, आई फॉरगॉट द कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ दिस। सो
राइट। तो वो जो उस कैटेगरी के थ्रू कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू अपना स्टेक बेचती है, तो यहाँ पे 12% का जो रेवेन्यू है वो कस्टमर 1 से आ रहा है, फिर कस्टमर 2, देन 3, 4 एंड ऑल दिस, राइट। तो अच्छा, इनका काफ़ी एक कंसंट्रेशन एक सिंगल स्टेज पर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो डोमेस्टिक से ही आ रहा है, बिकॉज कंपनी बाहर की ब्रांड इंडिया में बेच रही है, तो ऑफकोर्स सी बात है इंडिया में रेवेन्यू आएगा, क्योंकि बाहर तो क्यों जाएगा, क्योंकि बाहर से तो खरीद रहे हैं भाई वो, राइट। और इंटरनेशनल मतलब नेपाल जैसे दूसरे कॉन्टिनेंट जैसे जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे जो स्टेट जो दूसरी कंट्रीज जो पास में हैं बट वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं, तो उनको ये इंटरनेशनल मान रहे हैं, तो वहाँ रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, इंडिया में ज़्यादा रेवेन्यू इनका देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती है, अब यहाँ पर मैं आपके सामने दिखाऊंगा ये चीज़, आगे भी पूछने की कोशिश करूंगा आपको भी, आपको समझ में आती है तो आप भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि सप्लायर 1 से कंपनी ने यहाँ पर 37% का जो है सप्लाई लिया, राइट। एक ही कस्ट सप्लायर से 37% का सप्लाई लिया, फिर सप्लायर 2 से इन्होंने 12% का, सप्लायर 3 से इन्होंने 8% का सप्लाई लिया, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल से कंपनी का 30% ही ग्रोस परचेजेज है, जबकि डोमेस्टिक 70% है। मतलब कंपनी क्लेम कर रही है कि हम बाहर की दारू या फिर बाहर की जो ब्रांड्स हैं उनको बेचते हैं, कंपनी का जो माल खरीद रही है वो तो डोमेस्टिक खरीद रही है, मतलब इंडिया से ही खरीद रही है। तो कौन से तरीके से खरीद रही है, अब यहाँ पे क्लेम कर रही है, अब चलो इसका चीज़ का सवाल चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब ये यहाँ पर देखने को मिला कंपनी ने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है, एंड यूनाइटेड स्पिरिट, रेडिको खेतान, एलाइड ब्लेंडर एंड मोनिका अल्को बेवरेज, ये बोल रहे हैं कि पर केस जो है इतना जो है प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी, और हम 17,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं पर केस। सो इन्होंने बताया कि हम थोड़ा सा अब अपर कैटेगरी के अंदर की जो दारू होते हैं वो बेचते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो दारूज हैं, काफ़ी जो ब्रांड्स आपने नाम सुने होंगे, आपको कोई भाई सबसे बड़ा बेवड़ा है वो बता सकता है कि कौन सी दारू, या फिर इंटरेस्ट लेता है इन सब चीज़ों के अंदर में, इन चीज़ों को जानने के अंदर वो बता सकता है, फिर बेवड़ा बता सकता है, दोनों में से एक ही आदमी बता सकता है। ये जो ब्रांड्स हैं आपने इनका नाम सुने होंगे, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे ये ओरिजिन होती हैं, या फिर यहीं से पैकेजिंग करवा के ये खरीदते हैं और इन ब्रांड्स को इंडिया में बेचते हैं आज के दिन, और इनका इस साल के अंदर में लॉन्च हुई हुई ब्रांड्स देखने को मिल रही हैं, राइट। इनके पास में 70 ग्लोबल ब्रांड्स हैं, 70 ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिनका एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट है इंडिया के अंदर में, दैट मीन्स कि ये डायरेक्ट वहाँ से खरीदते हैं, इंडिया में बेचते हैं, और इन्हीं के पास में एक्सक्लूसिव राइट है 70 ग्लोबल ब्रांड्स का, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, कंपनी का आज के दिन 4500 टच पॉइंट्स हो गए हैं, पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं टच पॉइंट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, जिसको टच पॉइंट्स इनके कस्टमर्स हैं। टच पॉइंट्स मतलब वो होरेका जैसे कितने पब्स के अंदर में इनकी दारू बिकती है, कितने वो जो दारू के स्टोर्स हैं वहाँ पर इनकी दारू में बिकती हैं, दो आर टच पॉइंट्स, कितने रेस्टोरेंट्स में इनकी बिकती है, या फिर वाट एवर जो भी जगह से यहाँ पे पब्स एंड एवरीथिंग, तो वो टच पॉइंट्स हो गए इनके। यहाँ पर परसेंटेज इनका आज के दिन कितना परसेंटेज ये देखे तो 6 to 8% कैटेगरी के अंदर में जो ये है प्लेयर्स के अंदर में आज के दिन आते हैं, ये अकेले नहीं है, और भी प्लेयर्स हैं जो कि 6 to 8% कैटेगरी में आते हैं, तो दैट मीन्स इनका जो परसेंटेज शेयर है, मार्केट जो शेयर है वो बहुत कम है, 1% के आसपास में इंडिया के अंदर में आज के दिन होल्ड कर रहे हैं। इनका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की आप फोटो यहाँ पर देख पाएंगे, ये काफ़ी सारी जो ब्रांड्स हैं इनको ये बेचते हैं, और ये प्राइस रेंज में बेचते हैं। मेरे को तो एक दारू का प्राइस देख के मैं तो चौंक ही गया था, उसका क्या प्राइस था, 4,72,500 रुपया, तेरह लुइस 13 राजा खुद आके अपने हाथों से पिला के जाता है ये दारू, आपको सिर्फ 4.5 लाख रुपए देने, उतने भी साथ ही राजा जाता होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारी और भी ब्रांड्स हैं, एंड यहाँ पर ये भी ब्रांड्स हैं जिनको ये बेचते हैं बाहर की, एंड यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंपनी के बारे में और आ गया है, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहूँगा, दैट इज़ ओवर दिस वन, कि यहाँ पर टोटल 100 ब्रांड्स का इन्होंने क्लेम किया है ओवर सप्लायर्स की इनके पास में, बोलेंगे ओवर कंपनी हैज एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स फॉर मोर देन 100 ब्रांड्स, और 200 से ज़्यादा एसक्यूज हैं, 100 ब्रांड्स के साथ में इनके वो हैं, राइट। और 70 जो ब्रांड्स हैं वो ग्लोबल ब्रांड्स इनके साथ में टाई अप है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो इनके पास में 30% प्रोसेस ही है, दैट मीन्स जो बाकी की 30 ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनल तो नहीं है,
या फिर इंटरनेशनल होंगी, बट उनके एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होंगे इनके पास में। अब पॉइंट ये है कि जो बाकी की 30 ब्रांड्स हैं वो मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है कि वो इंडियन ब्रांड्स हैं, या फिर इंडिया के अंदर में ही उनका ओरिजिनेशन हो रहा है, वो बाहर का सिर्फ नाम यूज़ किया जा रहा है बाहर की ब्रांड्स का, या जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड स्प्रिट जो है वो यहाँ पर यूज़ की जा रही है। सो मेनली बेसिकली देखा जाए तो कंपनी इंडिया के अंदर में ही माल बना रही, वहीं से खरीद रही है, इंडिया में ही बन रहा है, ब्लेंड किया जा रहा है, और फिर उसको इंटरनेशनल नाम दे करके, इंटरनेशनल का एक ब्रांड इमेज यूज़ कर करके यहाँ पर बेचती है इंडिया के अंदर में, राइट। और इस पूरी आरएचपी के अंदर में सिर्फ एक ही चीज़ बार बार कही जा रही है कि हम इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड्स की कैटेगरीज को यहाँ पर बेचने की कोशिश करते हैं। अब इतना ही ज़्यादा दारू बिक रहा है और इतना ही ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में, तो इनके जो रेवेन्यूज होते हैं बहुत अच्छे होने चाहिए, गजब होने चाहिए, राइट। तो उसके ऊपर में एक बार नज़र डाल लेते हैं ताकि अपने को वो भी स्टोरी एक बार थोड़ी समझ में आ जाए। तो एक सेकेंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बैलेंस शीट में ये स्टोरी जो है वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे टोटल 323 करोड़ रुपीज़ इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है जो 96 करोड़ रुपीज़ ही लगा हुआ है। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज़ वेरी बेकार, बिकॉज यहाँ पर लगभग 3 गुना जो पैसा लगा हुआ है, एक एक हिस्सा जो है पैसों का, मतलब तीसरा हिस्सा बोल दो, तीसरा हिस्सा जो पैसा लगा हुआ वो उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ, बाकी सिर्फ एक हिस्सा ही कंपनी का प्रमोटर्स का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। सो मालिक लोगों का पैसा है, राइट, वो जो कि अभी कमा कमा के इकट्ठा किया हुआ है। अब ये पैसा कहाँ कहाँ मेनली लगा हुआ है, तो मेनली ये 150 करोड़ रुपीज़ तो करंट इन्वेंट्री के अंदर में पड़े हुए हैं, जो कि कंपनी बोल रही है हमारे पास माल पड़ा हुआ है, और माल हर साल बढ़ता ही जा रहा है, राइट। कंपनी का माल बिक रहा है वो अलग बात है, बट कंपनी का माल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, एंड दैट्स फाइन, क्योंकि दारू के सेक्टर में जितनी महंगी दारू, जितनी पुरानी दारू उतनी महंगी दारू। तो चलो इस चीज़ को पॉजिटिव मान भी लेते हैं, बट मैं तो इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं मानता हूँ, बिकॉज आप इतना प्रीमियम सेक्टर के अंदर बेच रहे हो और इतना बात कर रहे हो कि हमारी इतनी प्रेजेंस है, इतनी एक्सपेंशन हो रही है, इतना हमारा, तो आपकी दारू जो है साल की 149 करोड़ की भी नहीं बिक रही है, तो दैट्स काफ़ी खतरनाक बात है। फिर आप इतने 4-4 लाख की एक एक बोतल बेच दे रहे हो, तो राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं कंपनी का 101 करोड़ रुपए के, 102 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। तो हर पिछले साल 195 करोड़ के, उससे पिछले साल 72 करोड़ के, तो हर साल जो है कंपनी माल तो बेच रही है, प्रॉफिट्स भी कमा रही है, बट कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स रह जा रहा है। मतलब जो कंपनी मार्जिन कमा रही है बेच करके, वो मार्जिन छोड़ो, जो पैसा लगा हुआ है वही पैसा वापस रिकवर नहीं हो रहा है, उधारी बढ़ती ही जा रही है। कैश बोल रही है कंपनी की, कैश हमारे पास में पड़ा हुआ है 27 करोड़ रुपए का, और शॉर्ट टर्म लोन भी हमने बांट रखे हैं, राइट। तो कैश पड़ा हुआ है तो भाई ये उधारी क्यों रखी हुई है, इसको पे करो ना। फिर ये वाली जो उधारी है क्यों रखी हुई है, 153 करोड़ रुपीज़ आपने उधार बैंक से ले रखे हैं, और यहाँ पर अपने बैंक के अंदर में कैश रखा हुआ है फालतू में, क्या क्या बकवास है ये। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब चलो देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। तो 140 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कंपनी ने 2023 के अंदर में किया, उसमें से यहाँ पर देखने को मिल रहा है ग्रुप कंपनीज 139 में से 31 करोड़ रुपीस का तो सिर्फ इनकी ही कंपनी ने इनसे माल खरीद लिया, सॉरी 32 करोड़ का। तो फिर अगले साल ये बोल रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 189 करोड़ रुपीज़ का पहुंच गया, अगेन 30 करोड़ का इनकी खुद की कंपनी ने खरीद लिया, राइट। उसके बाद में कंपनी क्लेम कर रही है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो कि हम लोग माल खरीद रहे हैं, राइट, उसके मुकाबले जो हमारे जो रेवेन्यू आ रहा है, तो उसके मतलब टोटल रेवेन्यू के मुकाबले जो हमारा माल खरीदने में खर्चा हो रहा है वो 60% हो रहा है, जैसे यहाँ पर एज पर दिस, बिकॉज ये इन्होंने खरीदा इस साल 46 करोड़ का माल बच गया, तो जितना कंज्यूम हुआ वही तो हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो ये 60-61% के आसपास में ही, यहाँ पर भी 60-61% था, यहाँ पर भी 60-61% था, और यहाँ पर भी 60-61% ही था। ना 1-1.5% का उछाल देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के मुकाबले, जो नेट जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है या फिर जो कंपनी माल खरीद रही है उसमें, ना 1 से 1.5% का डिक्रीज हो रहा था। तो कंपनी ना तो पिछले 3 साल में कंपनी ना तो प्राइस बढ़ाया है, और उतना ही बढ़ाया है जितना जिन्होंने परचेजर्स ने बढ़ाया है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि फ्लक्चुएशन 1 से 1.5% का भी क्यों नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो बिल्कुल सटीक 60% के ऊपर में इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि भाई इतना का माल हमें मार्जिन बस इतना ही रखना है, बाकी कोई फालतू खर्चा नहीं करना है। ये मेरे को एक समझ में आया, क्योंकि यूजुअली 4-5% का उतार चढ़ाव चलता रहता है बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग इश्यूज, राइट। कई बार माल महंगा पड़ जाता है, कई बार थोड़ा सा हम लोग महंगे में देते हैं तो माल सस्ते में पड़ जाता है रेवेन्यू के मुकाबले। तो वो यहाँ पर इनको थोड़ा सा सेट किया हुआ दिखा रहा है। कंपनी हर साल माल खरीद रही है, यहाँ पर 98 करोड़ का 12 करोड़ का बचा, फिर 163 करोड़ का खरीदा, 46 करोड़ का फिर बच गया, इस बार 209 करोड़ का खरीदा, 63 करोड़ का माल बच गया, राइट।
नेक्स्ट इनका माल हर साल बच जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे को एक चीज और समझ में नहीं आई कि कंपनी ने इस साल सबसे ज्यादा का माल बेचा 236 करोड़ का, जबकि कंपनी ने 2023 के अंदर में 14 करोड़ का मार्केटिंग पे खर्च किया, फिर 18 करोड़ का इन्होंने 19 करोड़ का मार्केटिंग पे फिर से खर्च किया, तब जाके इनका 189 करोड़ का माल बिका। तो यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है। यहां पर देख रहे हो मार्केटिंग एक्सपेंस 9 करोड़ हो गया, जबकि आधा से भी कम हो गया, और इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 30% से बढ़ गया है। यही कैसे हुआ? चलो ये फिर तो आपके कस्टमर्स या तो इतने ही चाहते हैं कि उनको दारू आपकी बहुत पसंद आ गई, इतनी महंगी दारू, तब ये हो सकता है, राइट, कि आपको आपको फ्यूचर में मार्केटिंग पे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग की अब सेल्फ सफिशिएंसी हो गई है, फैल गई है, तो दैट कुड बी पॉसिबल। या फिर आपके सिग्निफिकेंट कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि सिर्फ पर्चियां काट रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिला कि 23 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया, उससे पिछले साल 16 करोड़ का दिखाया, उससे पिछले 13 करोड़ का दिखाया, और यहाँ पर 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। 12 करोड़ का माल बेच गया, बच गया, और 46 करोड़ का माल बच गया, 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब ये भी नहीं है कि ये पैसा चलो घर में या कैश की फॉर्म में घर में आया हो, नहीं आया, बिकॉज क्यों? बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर चेक करोगे तो यहाँ पर कैश फ्लो की हालत बहुत खराब है। 6 करोड़ माइनस, 53 करोड़ रुपए माइनस, और 26 करोड़ रुपए माइनस। और ये कैश फ्लो 26 करोड़ रुपए माइनस इसलिए नहीं है बिकॉज ट्रेड्स पेबल 10 करोड़ ये भी पे करने, तो ये जाएगा तकरीबन 40 करोड़ रुपए के आसपास में माइनस में। सो दे आर जस्ट बर्निंग द कैश, दैट्स ऑल। नाउ द होल स्टोरी इज कि प्रीमियम ब्रांड वो यहाँ पर छोटी सी नजर आ रही है, बिकॉज कंपनी जो परचेज माल कर रही है वो इंडिया से कर रही है। अब कंपनी बोल सकती है कि हम ब्रांडेड स्पिरिट खरीदते हैं, या फिर हमारी जो दूसरी पर्टिकुलर कंपनी है वो वहाँ से माल खरीदती है, फिर हम उनसे खरीदते हैं, तो वाई आर यू सेइंग कि चलो ठीक है वो उनकी कहानी है, वो दे कैन से दैट, बट स्टिल यहाँ पर जो स्टोरी है, क्योंकि ये जो कैश फ्लो जो दिक्कत इन कंपनी के अंदर में देखने को मिल रही है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है दूसरी जो इसी सेक्टर में काम करती हैं, रेडिको, खैतान, बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स इंडिया में काम करती हैं, यूनाइटेड स्पिरिट, और भी कंपनियां हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो दारू बिजनेस ही ऐसा है कि जहाँ पर कैश फ्लो के अंदर में आपको दिक्कत आ जाए, ये मुझे ज़्यादा दिक्कत नज़र आ नहीं रही है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में, बिकॉज रिसीवेबल्स रहते हैं, बिकॉज आपके मार्जिन ऑलरेडी इतने हाई रहते हैं कि उसके मुकाबले फिर भी आप लोगों को लोन पे लोन लेना पड़ जाए अगला कोटा पूरा करने के लिए, और फिर आप डूबते चले जाओ लोन के अंदर में, और अभी भी जो आईपीएस पैसे उठा रही है उससे लोन कंपनी नहीं चुका रही है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो निकलने की यहाँ पे कोशिश करें, भाई हमारा स्टेक बेचो यार, हमने जितने पैसे लगाए वो हमें पहले दे दो, बाद में चाहे भाड़ में जाए शेयर, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स यहाँ पर वो करते हुए दिख रहे हैं। सो फाइनली जो मेरा जो टेक बन रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के वो काफ़ी नेगेटिव बन रहा है। एंड दो मैं आपको एक चीज़ और कंपेयर करके मतलब चीज़ दिखा देता हूँ, दैट इज़ दिस वन, की कंपनी का जो लीड मैनेजर इस आईपीओ को लेके आ रहे हैं उनका नाम है मारवाड़ी चंद्राना इंटरमीडिएट। जब ये फर्स्ट अपना आईपीओ लेके आए थे तब मुझे को इनसे काफ़ी उम्मीद थी, बट उसके बाद में जो इनके जितने भी आईपीओज आए हैं, इतने बेकार आईपीओज आए हैं कि अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है एनआर वंदना ऑलरेडी नेगेटिव में खुला और ऑलरेडी नेगेटिव में और चला गया। उससे पहले काबरा ज्वेल्स एक कंपनी का आईपीओ आया था, 900% पॉजिटिव में खुला, बट उसके बाद में आज के दिन 10% नेगेटिव में बैठा। दो वी ऑलरेडी सेड व्हेन वी एनालाइज दिस कंपनी कि ये कंपनी के अंदर में कुछ दिक्कतें हैं। 2025 के अंदर में भी, 2024 में भी इस कंपनी ने एक आईपीओ लेके आई थी, ये जो लीड मैनेजर थे एक आईपीओ लेके आए थे, उनकी भी हालत यही है। वो खुली तो 100% ऊपर, बाद में फिर नीचे ही नीचे, और आज के दिन अगेन 25% नेगेटिव में बैठी हुई है हैम बायो। तो इनका एक भी कंपनी का इन्होंने वैल्यूएशन अच्छी नहीं लगाई है, राइट। तो ये चीज दिखाता है कि आइदर दे आर फोकसिंग ऑन फिलिंग देयर ओन पॉकेट्स बाय हाईली वैल्यूएशन, बाय हाईली गिविंग द वैल्यूएशन टू द कंपनीज दे आर रेफरिंग, एंड वो इन्वेस्टर्स के बारे में यहाँ पर ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा है लीड मैनेजर के द्वारा, ऐसा नज़र आता है। तो यही सेम केस यहाँ पर भी हो सकता है, और ये देखने को मिल रहा है कि अब दारू के सेगमेंट में प्रीमियम का नाम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से एक हवा बनेगी तो लिस्टिंग गेन अच्छा मिलने की उम्मीदें हैं, बट आई एम थिंक दिस कैन बी ए ट्रैप गेम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो है साथ में। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के एक बार फिर से कंफर्म करने के बाद में और रिसर्च करने के बाद में ही पैसा लगाने के बारे में सोचें। दिस वाज जस्ट ए स्मॉल एनालिसिस फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज ऑल माय व्यूज, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।